वेलकम टू स्टडी कर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, सीखने में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए और आपके प्रिपरेशन को और बेहतर बनाते हुए आज मैं आपके लिए फिर से एक नया रिव्यू सेशन लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा नाम अमन है और मैं आपके लिए स्टडी करके प्लेटफॉर्म पर मैथ सेक्शन को कंटिन्यू करता हूँ। तो हम इस सीरीज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और हम एसएससी सीजीएल मेंस 2020 की मैथ सेक्शन जो होता है, मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं। ये आपका पार्ट 2 है इस सीरीज का, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेंस में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं 100 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 70 to 80 क्वेश्चंस होते हैं आपके। लेकिन आज से न्यू चेंजेस, नया अपडेट आ गया है आपका। अब एसएससी सीजीएल मेंस में आपका टायर 2 में मैथ और इंग्लिश के अलावा और भी बहुत कुछ आएगा। क्या क्या आएगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहली बात तो मैथ्स के 100 क्वेश्चंस नहीं आएंगे, 30 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन लेवल आपका वही रहेगा। अब इंग्लिश के 100 क्वेश्चंस नहीं आएंगे, 45 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। लेकिन उस टायर 2 के बेसिस पे सिलेक्शन होगा, लेकिन प्री के जो मार्क्स है वो जुड़ेंगे नहीं। प्री एज इट इज क्वालिफाइंग नेचर है। जैसे सेम 25-25 क्वेश्चंस आते थे मैथ, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग, इस तरीके से उसके आएंगे, लेकिन वो क्वालिफाइंग नेचर है। मेंस में मैथ्स के 100 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन कर दिए गए, इंग्लिश के 200 क्वेश्चन से 45 क्वेश्चंस कर दिए गए, ठीक है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। दूसरा, अगर रीजनिंग की बात कर ले तो रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चंस आएंगे। मैथ और रीजनिंग आपके 1 घंटे में करने होंगे, एक अलग से शेड्यूल में आएंगे ये। रीजनिंग और जीएस, सॉरी इंग्लिश और जो आपका रीजनिंग है, इंग्लिश और जो आपका जीएस है वो एक सेक्शन में आएंगे और जीएस के 25 क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से अगर सभी का वेटेज लगाया जाए तो वो आपका 180 मार्क्स की एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और यहाँ पर जो टोटल आपका जो सम बैठेगा वो 390 बैठेगा, जिसमें से आपकी कट ऑफ लगेगी। मेंस में आपका कंप्यूटर का टेस्ट होगा, जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, यानी कि 60 नंबर का। एक और आपका सेक्शन आएगा जिसके लिए 15 मिनट होंगे, तो 2 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा, जिसमें 1 घंटा आपके लिए मैथ रीजनिंग के लिए 30-30 क्वेश्चन, यानी कि 30 या 90 क्वेश्चन, 90 नंबर्स का एक वो हो गया। एक आपका 45 इंग्लिश और 25 आपका जीएस का सेक्शन, तो ये आपका 210 नंबर का एक सेक्शन हो गया, जो 1 घंटे और 1 घंटे को। और इसमें 15 मिनट आपके कंप्यूटर हो गए, जिसके 20 क्वेश्चन होंगे और 60 मार्क्स का होगा, ठीक है। इन सब के अलावा टायर 2 वाले ही दिन आपका एक डाटा एंट्री एफिशिएंसी के टेस्ट होगा, डीईएसटी वाला, वो भी उसी दिन होगा। तो इस तरीके से पैटर्न आपका चेंज हो गया। लगभग आप ये कह सकते हैं मेंस में हर एक सेक्शन में आपको क्वालिफाइंग नेचर की तरफ से मिनिमम आपको 30%, 25% इस तरीके से आपको मार्क्स लाने होंगे, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में वालों को 30%, ओबीसी वाले को 25% और अदर को 20%, ठीक है। इस तरीके से तो ये कुछ पैटर्न है, लेकिन घबराइए मत बिल्कुल भी, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो मेंस के हैं अब तक जो पैटर्न था उसके क्वेश्चंस सिर्फ वही रहेंगे, लेवल वही रहेगा, लेकिन आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन या क्वांटिटी वो इंक्रीज कर दी गई है सभी, यानी कि मैथ रीजनिंग का तो कम कर दिया गया, बाकी सबका बढ़ा दिया गया। क्योंकि मेंस में कभी जीएस नहीं पूछा जा सकता था और रीजनिंग नहीं पूछा जाता, नहीं कंप्यूटर पूछा जाता, अब ये 3 सेक्शन और ऐड कर दिए, ठीक है। और टाइपिंग को जो कि आपका टायर 3 बिल्कुल खत्म कर दिया, डिस्क्रिप्टिव की बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने एक आपको शॉर्ट वे में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करी थी। तो चलिए इसके बाद हम अपना वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आता है, कंटेंट आपको पसंद आता है, तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करना है 1 से 2 सेकंड आपका हार्डली इन्वेस्ट होता है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर जो 1 है आपका, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट होता है। और जैसा कि मैं आप सभी को बताता हूं कि पहले वीडियो में 12 क्वेश्चन करवाए थे, इसमें भी 12 क्वेश्चन ही करवाऊंगा। हर एक वीडियो में 12 क्वेश्चन आपके करवाने की कोशिश करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, ठीक है, बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, 25√3 मीटर का एक टावर है और उसके शीर्ष का दोनों तरफ समतल मैदान पर स्थित 2 बिंदुओं को उन्नयन कोण बन रहा है, यानी कि एक टावर है इस तरीके से, ठीक है। और ऐसे यहां पर दोनों तरफ एक इसके एंगल बन रहे हैं। कितने एंगल बन रहे हैं, 45 और ये 60। तो ये 90 होगा और ये भी 90 होगा, तो ये भी 45 हो गया और ये 30 होगा, क्योंकि ये 60 तो ये 30, ठीक है। अब इस टावर की जो लेंथ है वो 25√3 है। अच्छा, मैंने आपको पहले भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करवाए हैं। मैंने ये कहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल आपका 2 तरीके से बनता है। कैसे,
राइट एंगल ट्रायंगल में कंफर्म है कि जो एक एंगल होगा परपेंडिकुलर और बेसिस के ऐसे इस तरीके से, ये जो एंगल होगा ये हमेशा 90 डिग्री होगा। अदर टू एंगल जो होते हैं वो या तो 45 होते हैं या फिर एक 30 होता है और एक 60 होता है। तो यहाँ पर दोनों ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल दो बनाए जा सकते हैं पॉसिबल वे में, उनका कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। तो हम दोनों को यूज करेंगे एक साथ कॉम्बिनेशन को। फिर कैसे करेंगे चलिए देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 45 डिग्री के सामने अगर यहाँ पर 25√3 है ये परपेंडिकुलर, तो बेस भी क्या होगा 25√3 होगा, ठीक है। अगर 60 के सामने 25√3 है तो 60 के सामने जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो आपकी √3 होती है और 30 के सामने 1 डिग्री होती है। तो यानी कि यहाँ पर √3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो है 25√3, तो इस तरीके से आपका एक की वैल्यू आ गई 25। तो ये आपकी 25 आ गई यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, और यहाँ से यहाँ तक की ये वाली वैल्यू कितनी आ गई आपकी 25√3। अब आपसे पूछा है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दोनों बिंदु जो थे इस समतल पर एक बिंदु यहाँ था जिसको B मान सकते हैं और इसको A मान सकते हैं और इसको H मान सकते हैं टॉप को। तो ये A और B के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो A और B के बीच की दूरी कितनी है 25√3 + 25। इस तरीके से अगर 25 हम कॉमन ले लें तो √3 + 1 बचेगा, और यहाँ पर 25 √3 + 1 की जो वैल्यू है 1.732 और +1 है, तो मल्टीप्लाई होगी 25 में किसकी 2.732 की। तो यहां से 25 की अगर हम गुणा करते हैं इसमें तो कुछ ना कुछ आंसर ही आएगा, ठीक है। या फिर अगर ऑप्शन आपके अंडर रूट के रिगार्डिंग है तो 25 √3 + 1 भी आपका ये आंसर हो सकता है। लेकिन जो क्वेश्चन था मैंने एज इट इज क्वेश्चन लिए, उसके ऑप्शन मैं नहीं लेता हूं, लेकिन ऑप्शन अगर जहां पे रिक्वायरमेंट होता है तो वहां पर मैं जरूर लेता हूं। तो यहां पर बताना चाहूंगा कि ऑप्शन जो थे वो आपका पॉइंट में आंसर था, इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये आ गया आपका 1.732 को 1 में ऐड करके 2.732, 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूनी 50, 25 थी 75 और 5 80 हो जाएगा, यानी कि 0, फिर 80 8 बच गया, 25 7 175 हो गया, 175 और 8 कितने हो जाएंगे आपके 183, तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 18 आ गया, 25 दूनी 50, अगर मैं इसमें ऐड करूंगा तो 68 आ जाएगा। 3 पॉइंट के बाद 0 लगा हुआ था, सॉरी 3 डिजिट के बाद क्या लगा हुआ था पॉइंट, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा ये 68.3। आंसर क्या आया आपका मीटर में, तो मीटर आंसर आएगा, मीटर है यूनिट। तो इस तरीके से 68.3 मीटर आपका आंसर आ गया, बहुत ही आसान था। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो राइट एंगल ट्रायंगल के पॉसिबल वे हैं, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल को दो तरीके से आप बना सकते हैं, 45 डिग्री 45 डिग्री, जो अदर टू एंगल होते हैं एक आपका 90 डिग्री हमेशा होता है, और एक आपके 30 और 60 बन सकते हैं जिनकी वैल्यू हमको आसानी से पता होती है। अगर हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से भी सॉल्व करें तो 10 45 10 60 10 45 10 30 का मान आपको पता है, लेकिन हम एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह सॉल्व करेंगे तो स्टैंडर्ड वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। 45 के सामने 1 होता है और दूसरा जो 45 उसके नीचे भी 1 होगा। इस तरीके से 90 के पास √2 होगा, इस तरीके से सामने इस एंगल में जाए तो यहाँ पर ये आपका 90 के सामने 2 होगा, 60 के सामने √3 होगा, जो कि मैंने इसके बराबर वैल्यू रखी है, और 1 जो होगा 30 के सामने, इसलिए मैंने 1 यूनिट की वैल्यू 25 लेकर यहाँ रखी है, ठीक है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा sin थीटा cos थीटा से नहीं करना है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखनी है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका ट्रिग्नोमेट्री से बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे कि इसे एक बेटर अप्रोच के साथ कम समय में करने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन कह रहा है यदि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 है, और थीटा जो है आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। क्वाड्रेंट किस तरीके से होता है, इस तरीके से, ये जो क्वाड्रेंट होता है इस तरीके से, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर sin थीटा और cosec थीटा आपके पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर tan थीटा और cot थीटा आपके पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पर sec थीटा और यहाँ पर cos थीटा आपके पॉजिटिव होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इस तरीके से इसी का यहाँ पर यूज होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि थीटा की वैल्यू या तो आपकी 0 डिग्री या फिर आपकी 45 30 60 90 आनी चाहिए। जिस तरीके से हम टेबल में जो वैल्यू दी होती है उनका यूज करके इस फंक्शन की वैल्यू निकाल सकें, ठीक है। या फिर आपकी यहां से किसी की भी साइन या कॉस की आप वैल्यू निकाल लें, उसे आप ट्रायंगल पे शो करें, जिससे हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस आप निकाल लें, तब इन सभी की वैल्यू रखें, ठीक है। और ध्यान रहे इनकी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लेनी है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर sin स्क्वायर थीटा, अगर मैं इसमें से 4 sin स्क्वायर थीटा यहां पर ले लूं, देखिए इस तरीके से मैं इसको लिखूंगा 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा और प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5। तो ये 3 sin स्क्वायर थीटा होगा, और यहां पर ये जो
4 है, अगर मैं कॉमन लूंगा तो अंदर आपका बनेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जो कि 1 बन जाएगा, और जो प्लस 4 है वो उधर जाके 5 में से माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 1। तो इस तरीके से यहां से sin थीटा की वैल्यू, sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 1/3, और यहां से अगर मैं निकालूंगा sin थीटा की तो वो 1/√3 आएगी। ठीक है, तो यानी कि 1/√3 जो होती है वो tan 30 की वैल्यू होती है, sin थीटा में तो किसी की भी वैल्यू नहीं होती टेबल में। तो यहां से ये जो वैल्यू है हम इसे ट्रायंगल पे शो करेंगे। ठीक है, किस पे शो करेंगे? ट्रायंगल पे, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल पे, क्योंकि जितना भी आपका ट्रिग्नोमेट्री होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बेस्ड होती है। ठीक है, तो sin थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इस तरीके से। तो यहां से अगर मैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर करूं और उसमें से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस करूं तो √3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर 1, तो यहां से 2 आएगा, और जिस पर रूट चढ़ेगा तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बेस भी मिल गया, परपेंडिकुलर भी मिल गया, हाइपोटेनियस भी मिल गया। अब क्या करेंगे, इस फंक्शन की वैल्यू हम रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर √3 है आपका, इस तरीके से sec थीटा है, sec थीटा की वैल्यू क्या आएगी आपकी? हाइपोटेनियस अपॉन बेस आएगी, तो क्या आएगी? यहां पर अगर मैं रखूंगा तो √3 अपॉन √2 आएगी, लेकिन ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के, तो sec थीटा आपका माइनस का होगा। ठीक है, तो sec थीटा माइनस का रख देंगे, प्लस करते हैं। अगर tan थीटा की वैल्यू रखूं तो क्या आएगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगी 1/√2, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा? मैं पहले बोल गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहां पर tan थीटा जो है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से। तो tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आपकी परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगी, लेकिन माइनस में आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहां पर -1/√2 आएगा। इस तरीके से अगर अपॉन में वैल्यू रखेंगे तो रूट cot थीटा की वैल्यू क्या होगी? आपका बेस अपॉन क्या होगा? परपेंडिकुलर, तो √2, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा आपका? -√2/1 आ जाएगा, इस तरीके से। और यहां पर cos थीटा की वैल्यू रखेंगे तो वो भी माइनस में होगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस तरीके से √3, और यहां पर जो वैल्यू रखी जाएगी वो क्या रखी जाएगी? आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इस तरीके से। तो ये आपका √2/√3 हो जाएगा, तो ये आपका 3 से 3 कट गया। अब यहां चलिए, यहां पर अगर आगे सोल्व करते हैं तो क्या आएगा? माइनस का 3 आएगा अपॉन √2 और -1/√2, इस तरीके से। नीचे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? माइनस चिन्ह यहां से कॉमन ले लेते हैं, माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो यहां पर आपका क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपका 2, और यहाँ पर -√2 इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, और आगे सॉल्व करते हैं तो ये आपका -4 ऊपर और √2 नीचे आएगा, और यहाँ पर इसमें से अगर मैं √2 और कॉमन ले लेता हूँ, माइनस तो बाहर रह गए, √2 अगर मैंने वहां से कॉमन ले लिया तो √2 -1 इस तरीके से आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लें, फिर से वही बन जाएगा। तो यहाँ पर और ये √2 एलसीएम में जो आएगा वो नीचे आएगा, तो देखिए यहाँ पर माइनस से माइनस कट गया, √2 2 बनेगा, और 2 की इसमें गुणा होगी तो 2 ये कट जाएगा, इस तरीके से। तो 2/√2 -1, तो अगर कॉन्जुगेट करेंगे √2 + 1 अपॉन √2 + 1, तो ये आपका 2 × √2 + 1, और अपॉन में क्या बनेगा? 1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? क्योंकि a - b और a + b के फॉर्मूले से अगर आप खोलते हैं तो √2 का स्क्वायर 2 आएगा और 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो 2 - 1 आपका क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। ठीक है, तो आंसर आएगा 2 √2 प्लस इस तरीके से 1 में आएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपका? एक वस्तु को 10.5% की छूट देकर 716 रुपए में बेचा गया। यदि छूट जो आपका 10.5 न देकर 6.5 दी जाती तो इसे कितने में बेचा जाएगा? अगर 10.5 की छूट दी जाती तो वस्तु को बेचा गया होगा 89.5% में, जो कि बराबर है 716 के। तो यहां से 1% की वैल्यू निकाली जाती है, तो 716/89/5%। अब कह रहा है यदि यही छूट 6.5 की दी जाती, तो 6.5 की दी जाती तो बेची जाती कितने में? 93.5% में, बराबर होगा 716 ये 89.5% और मल्टीप्लाई 93.5, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। अब इसको आप डिवाइड कीजिए, किससे डिवाइड करेंगे? देखिए 5 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो 5 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? देखिए 5 एकम 5, तो यहां से 5 सत्ते 35 आएगा, और 5 नाम 45 आएगा, और ये 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 और 5 सत्ते 35। अगर हम इसको काटें तो ये इसको 4 बार काटेगा, क्योंकि 9 चौक 36 और 17 चौका 68 और 3 कितना हो जाएगा? 71। अब आपको मल्टीप्लाई करनी है 187 और 4 की, तो 4 सत्ते 28, 2 आएगा 8 चौक 72 और 2 74, यानी कि 748 रुपए में बेचा जाएगा, यदि छूट 10.5% की ना दी जाए, 6.5% की दी जाए। ठीक है, तो इस तरीके से 748 रुपए में बेचा जाएगा उसको, ये आपका नया विक्रय मूल्य आ जाएगा।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस को बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है एक रिपीटेड पैटर्न में, लेकिन यहां पर कोई संख्या बदल दी जाती है, कभी दो वेरिएबल की वैल्यू पूछ ली जाती है, ए बी के स्थान पे क्या होगा 10 अंकीय संख्या दे दी जाती है, 5 अंकीय दे दी जाती है, कहा जाता है 72 की जगह 66 से डिवाइड होगा, और यहाँ पे कोई फंक्शन दे दिया जाता है उसकी वैल्यू आपसे पूछ ली जाती है। ठीक है, तो हमें ये देखना है ये 10 अंकीय संख्या जो है ये 72 से डिवाइड हो रही है, तो 72 के जो हम फैक्टर करें प्राइम फैक्टराइजेशन में 8 और 9, मतलब कि ये संख्या 8 और 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए। 9 और 3 का रूल सेम है। 9 और 3 का रूल ये कहता है कि कितनी भी बड़ी संख्या हो क्यों ना हो, उसके अंकों का यदि योग 9 या 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या भी डिवाइड होगी। ठीक है, 8 का रूल ये कहता है कि लास्ट के 3 अंक यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा अगर ये 8 से डिवाइड हो रहे तो संख्या चाहे आगे कितनी भी बड़ी हो क्यों ना हो, कितने भी अंकों की क्यों ना हो, वो 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो ठीक है, अब हम 8 से चेक करेंगे क्योंकि यहां पर लास्ट 3 अंक में b की वैल्यू हमको पता करनी है, तो यहां लिखेंगे 7b और 6। अब देखिए ये 70 के आसपास है, b की वैल्यू सबसे छोटी क्या होगी 0 तो हो ही सकती है। अगर मैं यहां पर 0 रखूं तो क्या होगा, देखिए यहां पर 0 रखूंगा तो 70 आएगा, 8 8 64 6 बचेगा और 66 कभी डिवाइड नहीं होगा। अगर 1 रखूंगा तो क्या आएगा 76 कभी डिवाइड नहीं होगा। अगर 2 रखूंगा तो 8 9 72 6 बचेगा, वो भी 8 से नहीं डिवाइड होगा। लेकिन अगर मैं 3 रखूं यहां पर b की जगह तो ये आपका क्या बन जाएगा 736, 8 9 72 1 बचेगा और 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, यानी कि कंफर्म a की b की जो वैल्यू है, सॉरी a नहीं b की वैल्यू 3 आएगी। लेकिन अब इस 3 की वैल्यू को दूसरे तरीके से वेरीफाई करके देख सकते हैं कि b के लिए क्या ये वैल्यू सही है या गलत है। कैसे, चलिए देखते हैं। तो मैंने कहा कि b 9 के लिए सही है या गलत है, तो 9 के लिए कैसे चेक करेंगे कि अंकों के सभी ये संख्या के अंकों का जो योग है वो चेक करेंगे। तो देखिए 7 5 12 12 8 10 22 22 और 2 24 9 और 7 16 24 और 16 कितना हो जाएगा आपका 40, और यहां पर 40 और 6 46, और 46 में जोड़ेंगे a प्लस b। अब b के स्थान पे तो 3 है, अगर 3 हम यहां रखेंगे तो 49 प्लस कितना हो जाएगा a। अब a के स्थान पे ऐसी क्या वैल्यू रखेंगे जो 49 के आगे ऐसी संख्या बनते हैं जो 9 से डिवाइड हो जाए, तो 9 पंजे 45 होता और 9 छिक्का 54 होता, यानी कि अगर मैं a के स्थान पे 5 रख दूं तो कितना हो जाएगा 54, तो 54 जो आपका 9 से डिवाइड होता है 6 टाइम। ठीक है, तो यहां से a की वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है, अब इस फंक्शन में रख देते हैं यहां पर वैल्यू। अगर मैं 8 गुना 5 करूं और यहां पर 4 गुना 3 करूं इस तरीके से, तो 8 पंजे 40 और 4 दिया 12, यानी कि 28 आएगा, और अंडर रूट के अंदर 28 ही रहेगा। ज्यादा से ज्यादा आप इसे 2√7 ले सकते हैं, लेकिन आंसर जो था आपका √28 था। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का आपको आंसर मिल चुका है √28। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन में कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं होगा, सॉल्व करने आसानी से कर सकते हैं। एक बेटर अप्रोच है ये, कम समय के लिए समझाने में मैंने कोई भी लाइन स्किप नहीं की है, इसलिए आपको ज्यादा समय लग रहा होगा, लेकिन अगर आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे 2-3 बार तो ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4092 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके आधार का जो व्यास है यानी कि 2 सेंटीमीटर है, यानी कि 2r की जो वैल्यू है आपकी 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है 2 पाई r और h प्लस r और बराबर होता है 4092 इस तरीके से। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे और बेलन का आयतन पता करेंगे और उस आयतन का भी 50% आपको निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है आपका बेलन का सिलेंडर का, वो पाई r स्क्वायर h होता है। पाई की वैल्यू कांस्टेंट हमेशा हमें पता होती है, पाई 22/7 होती है। r की वैल्यू गिवन है 21/2 हो जाएगी, क्योंकि व्यास क्या दिया हुआ आपका 21 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, अगर आपको आयतन निकालना है तो h चाहिए, तो h कैसे निकालेंगे, इस तरीके से इस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूले को कंपैरिजन कर देंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, जिसकी भी वैल्यू मेंसुरेशन में दी होती है उसी के फॉर्मूले से कंपैरिजन कर देते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ही वेरिएबल छूटा होता है, जिसे सॉल्व करने पे हम आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करेंगे। 2 पाई r लिखा हुआ, तो पाई की वैल्यू तो 22/7 आसानी से रख जाएंगे यहाँ पर, लेकिन 2r है तो मैं r की वैल्यू 21/2 नहीं रखता, डायरेक्ट 2r की वैल्यू क्या रख देता हूँ 21 रख देता हूँ, और यहाँ पर h 21/2 रखा जाएगा क्योंकि r की वैल्यू है ये इस तरीके से, और बराबर होगा 4092। ठीक है, तो 7 दिया 21 हो जाएगा। 3 से अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो ये 13 3 39 आएगा, यहाँ पर 3 3 और 3 9 और 3 6 18, और यहाँ पर
3 4 3 चौक 12। अगर 22 से काटूं तो 22 छिक्का 132 होंगे और 22 दूनी 44 हो जाएगा यहाँ पर। अब ये h बराबर अगर वैल्यू निकालो तो 62 माइनस 21/2 होगा, क्योंकि h प्लस 21/2 बराबर ही तो 62 बचा, बाकी सब क्या हो गया आपका कट पिट के आंसर आ गया 62। ठीक है, आंसर नहीं 62 वैल्यू आ गई। तो माइनस करेंगे यहाँ पर कितना होगा, h बराबर 2 दूनी 4 2 छिक्का 12 माइनस 21 और बटे 2, तो h की वैल्यू आ गई आपकी 103/2। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले में रखेंगे क्योंकि हमें चाहिए आयतन की वैल्यू। तो आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h होता है, पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7, r की वैल्यू 21/2 और 21/2 और h की वैल्यू 103/2। तो देखिए 2 से ये एक बार कट जाएगा और ये कितनी बार कटेगा आपका 7 बार, सॉरी 3 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा। ठीक है, अब यहां से जो वैल्यू आएगी आपकी 21 थी 63 और 21 से कम 21 और 11 थी 33 और अपॉन में क्या आएगा आपका 2 दूनी 4। ठीक है, अगर मैं 2163 में 33 की गुणा करूं और 4 का भाग करूं तो आंसर आ जाएगा 3 3 9 16 3 48 और 3 दूनी 6, तो 9 8 4 6। ठीक है, तो आंसर आ गया यहां से 9 अपॉन में 4 ही रहेगा और 9 और 8 17 आएगा और 8 4 12 और 1 13 आएगा, 6 4 10 और 1 11 और ये 7, 4 से डिवाइड करेंगे। लेकिन अब कुछ मिसिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आयतन का 50%, तो 50% यानी कि 1/2 निकालना है, 1/2 निकालना है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो अब 8 से हम ये डिवाइड करेंगे, जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 × 64 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 71 है तो 6 और 1 7, तो क्या आ जाएगा, यानी कि 7 बचेगा तो 73, यानी कि 8 9 72, तो 1 बचेगा तो 8 दूनी 16, फिर से क्या बचेगा 1 बचेगा तो 8 दूनी 16, फिर से 3 बचेगा, क्या बचेगा 3 बचेगा तो 8 3 24 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट करके 30 हो जाएगा और 24 और 8 7 56, यानी कि 8922 आपका सेंटीमीटर क्यूबिक आंसर आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट 3 में, तो ये आपका आंसर होगा। थोड़ा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मैंने यहाँ मिस कर दिया था 1/2, यानी कि 50% अगर हम किसी चीज का निकालते हैं तो वो फ्रैक्शन में 1/2 ही होता है। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका 8922.37 इस तरीके से समथिंग आया सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें आपका एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट भी लग रहा है और एक और कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो समझने की कोशिश करेंगे। ट्रायंगल एबीसी में क्या है, ट्रायंगल एबीसी हम बना लेते हैं इस तरीके से, यहाँ पर ए और बी और सी, ए दिया हुआ है आपका ये इस तरीके से, सॉरी हाँ ए दिया हुआ है, यहाँ पर एबीसी इस तरीके से हम बनाते हैं, यहाँ पर ए बी और सी इस तरीके से। ए बी ये ए दिया हुआ 66 और बी आपका दिया हुआ कितना 50 डिग्री। अगर मैं सी आपसे निकालूं तो 60 और 50 कितना हो जाएगा 6 और 11 इस तरीके से, तो यानी कि सी जो होगा आपका कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है बी और सी का जो समद्विभाजक है पी पर मिलता है, यानी कि बी एंगल बाइसेक्टर करो और इस तरीके से करूं तो ये कहां मिलता है पी पर मिलता है। तो इस तरीके से अगर इस एंगल को निकालना हमें, तो एंगल बी पी सी निकालने के लिए 90 प्लस एंगल हाफ होता है इस तरीके से। जब इंटरनली एंगल बाइसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट पे तो वो जो होता है 90 प्लस जो उनका, यानी कि इस तरीके से अगर मैं सर्कल बनाऊं उसका, तो ये जो सर्कमफ्रेंस पे टच करता है यहाँ पर इस तरीके से, इसका हाफ होता है 90 प्लस एंगल ए उसका हाफ होता है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पर ये कितना है, ये आपका कितना 33, तो 90 प्लस 33 अगर मैं करूं 66 का हाफ का 33 तो 3 9 3 12 यानी कि 123 आ जाता है। तो आपसे बीपीसी पूछा है जो कि 123 है, माइनस पीसीए, पीसीए यानी कि पीसीए ये एंगल पूछा है ये वाला। अब शुरू में कहते हैं एंगल बी और सी का बाइसेक्टर यानी समद्विभाजक। अगर बी जो है ये आपका समद्विभाजक कर रहा है सी को, तो 64 डिग्री है सी, जिसका समद्विभाजक क्या होगा 32। तो अगर हम 32 यहाँ पर रख देते हैं तो क्या आएगा, एक आएगा यहाँ पर एक और 12 में से 3 गया 9 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 91 डिग्री आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मिल चुका है 91। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका एक तरीके से आप अलजेब्रा का कह सकते हैं या सिंप्लीफिकेशन का भी कह सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x बराबर 1 प्लस √3/2 अंडर रूट में दिया हुआ माइनस अंडर रूट 1 माइनस √3/2 ये भी अंडर रूट में दिया हुआ, तो आपको बताना √3 माइनस x अपॉन √3 प्लस x का मान बताना है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू तभी आएगी जब यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, अगर मैं इसको एलसीएम लूं तो ये बनेगा आपका 2 प्लस √3 अपॉन में 2 और ऊपर नीचे अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो अंडर रूट के अंदर ये बनेगा 4 प्लस 2 √3 और अपॉन में 4
और जो ये जो 4 है ये तो 2 दूनी 4 बाहर आ जाएगा, लेकिन 4 प्लस 2√3 जो है ये √3 + 1/2 का ये इस तरीके से इसका होल स्क्वायर बनता और ये 2 का होल स्क्वायर बन रहा। तो जो बाहर आएगी वो x की वैल्यू बनकर वो अंडर से बाहर जो पहले फंक्शन की वैल्यू आएगी वो आपका √3 + 1/2 बन के आएगी। क्या आएगी? √3 + 1/2 बनकर आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो है x की वैल्यू आपकी ये आएगी √3 + 1/2 माइनस √3 - 1/2। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 एलसीएम आएगा और √3 + 1 माइनस के अंदर गुना होगी तो ये +1 और ये आपका कट जाएगा और 1 और 1 2 और 2/2 तो x बराबर 1 आ जाएगा। तो हमने यहाँ से x की वैल्यू आसानी से निकाल ली। कैसे निकाली? जो भी फंक्शन दिया हुआ पहले उसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेंगे तो 1 के नीचे 1 मानेंगे तो 2 एलसीएम आएगा तो 2 + √3/2 हो जाएगा। ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने 2 से गुणा करी तो तब आपका बन जाएगा 2 दूनी 4 + 2√3/2 दूनी 4। 4 + 2√3 जो बनेगा वो √3 + 1 का होल स्क्वायर बनेगा और जो नीचे 4 है वो 2 दूनी 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये फंक्शन बाहर आएगा, प्लस का है तो प्लस बाहर आएगा √3 + 1/2, यहां पर माइनस है तो √3 - 1/2 बाहर आएगा। जब फर्दर हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहां पर माइनस के अंदर गुणा हो जाएगी और √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 आपका 2 हो जाएगा अपॉन में 2 तो x = 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जो हम इस फंक्शन में रख देंगे जो कि हमें सॉल्व करके लेके आना, तो यहां पर √3 - 1/√3 +1 हो जाएगा। अगर हम कंज्यूगेट करें तो √3 - 1/√3 -1 तो नीचे आपका a + b और a - b बनेगा क्योंकि a की वैल्यू √3 है और 1 b की वैल्यू क्या है 1 है आपकी। तो यहां से √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आएगा, यानी 3 - 1 अपॉन में आ जाएगा 2। ऊपर आपका √3 - 1 का होल स्क्वायर बनेगा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं √3 - 1 का होल स्क्वायर और नीचे 2 आएगा। इस तरीके से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या आएगा, तो यहां पर आएगा देखिए a - b के होल स्क्वायर से अगर इसको खोलते हैं तो a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। ठीक है, तो यहां पर आएगा 3 + 1 - 2√3 और अपॉन में क्या आएगा 2, ये 3 और 1 4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और -√3। अगर मैं 2 में से 000 लगाकर 1 - 732 घटा दूं क्योंकि 1.732 आंसर जो वैल्यू होती है, सॉरी आंसर बोल रहा हूं, वैल्यू जो होती है वो √3 की वैल्यू होती है, तो हम माइनस करेंगे किसमें से 2 में से, तो क्या आएगा देखिए यहां पर आएगा आपका 8, यहां पर आएगा 6 और यहां पर आएगा 2 और यहां पर आएगा 0, यानी कि 0.268 आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा 0.268। ठीक है, तो आसानी से आंसर आ गया, एक बेटर अप्रोच थी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि जो फंक्शन स्टार्टिंग में दिया होगा x की वैल्यू उसमें आपको ये पता करना होगा। अब देखिए मुझे कैसे पता चला कि यहां पर अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कि ये √3 + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। देखिए प्रैक्टिस से ही बनेगा क्योंकि नीचे अगर 2 दूनी 4 हो जाएगा और ऊपर क्या होगा, जब भी हम √3 + 1 का होल स्क्वायर करते हैं तो √3 का स्क्वायर क्या आता है 3 आता है और 1 का 1 आता है, 3 और 1 मिलके 4 हो जाता है। तो 4 प्लस अब देखिए 2 फॉर्मूले में होता है 2 और ab की मल्टीप्लाई यानी कि √3 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4 + 2√3 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ये आपका एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है और बहुत ही अजीब क्वेश्चन है कह सकते हैं आप इसको, लेकिन अजीब नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी सी कैलकुलेशन है मान सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज का खेल है। कैसे देखेंगे, एक छोटी सी चीज को लैंग्वेज में मतलब ढाल कर इस तरीके से लिख दिया है कि आप इसे कॉम्प्लिकेटेड समझ सकते हैं अगर टायर 2 में प्रेशर हो रहा है आपके ऊपर एग्जाम का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। x y z ऐसी तीन भिन्न है जो फ्रैक्शन है, x बड़ा है y से और y बड़ा है z से, तो x सबसे बड़ा हुआ। जब उनमें सबसे छोटे से सबसे छोटे को सबसे बड़े से विभाजित किया जाता है, तो यानी कि सबसे छोटे को सबसे बड़े x से, तो इस तरीके से जो परिणाम आता है 9/16 आता है। ये आगे कह रहा है जो y से इतना अधिक है, ये जो 9/16 है ये आपका y से 0.0625 अधिक है। अगर मैं इसके पॉइंट हटाऊंगा यहाँ पर तो क्या आएगा आपका इस तरीके से 4 पे, तो ये 4 यानी कि 10,000 आ जाएगा। फिर 25 से काटेंगे तो 25 से 25 बार कटेगा क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है 625, 25 से ये फिर 25 चौका 100, फिर से 25 से कम 25 और ये कितना 25 से कम 25 कटेगा और यहाँ पे 15 बचेगा, तो 25 का 150। तो इस तरीके से 9/16 में से 1/16 इधर आके घटेगा, तो
तो 1/16 घट गया तो y, तो y बराबर आ गया 8/16, तो y बराबर 1/2, 8 का मान 8 दूनी 16। आपसे पूछा है x प्लस z की वैल्यू, लेकिन लास्ट में एक इक्वेशन भी दी हुई है x प्लस y प्लस z बराबर 2 सही 3/12। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई है, तो यहाँ पर x प्लस y प्लस z बराबर आएगा 12 दूनी 24, 24 और 3 27/12 आएगा इस तरीके से। और यहाँ पर अगर y की वैल्यू रख देते हैं तो x प्लस z आ जाएगा, और हमसे x प्लस z का ही तो मान पूछा है, यानी कि ये जो फंक्शन दिया हुआ था स्टार्टिंग में कि सबसे छोटे को सबसे बड़े से डिवाइड करने पर जो परिणाम आता है 9/16, तो ये सिर्फ 9/16 है, यानी कि 9/16 को सिर्फ रिलेट करने के लिए ये लैंग्वेज बढ़ा दी थी इस तरीके से, वरना वो डायरेक्ट भी दे सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू रखेंगे तो ये -1/2 हो जाएगा इस तरीके से, तो यहाँ से 12 आएगा, यहाँ पे 27 आएगा, 2 छिक्का 12 6 ऊपर जाएगा, तो 6 का 6, तो यहाँ पर 21 और 12, और ये देखिए 3 सत्ते 21 और 3 चौक 12, यानी कि 7/4 आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आएगा 7/4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, ये आपका साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलेंगे देखते हैं। यदि एक द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 10% की ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए 9100 यानी कि 9100 रुपए का निवेश करके प्राप्त की गई धनराशि, जो टोटल अमाउंट आता है, वो बी द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक दर से 8% की ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए निश्चित राशि का जो निवेश प्राप्त की गई राशि के बराबर है। तो बी द्वारा जो निवेश की गई राशि उसका 90% बताना है। अगर ए द्वारा जो राशि है 9100 रुपए, उस पर 10% की रेट से कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए दिया जाता है, तो टोटल अमाउंट कितना बनेगा, एक साल में 10% बनता है तो 3 साल में इंटरेस्ट बनेगा 10 या 30, टोटल अमाउंट बनेगा 130%। तो हमें डायरेक्ट क्या निकालना होगा, 130% निकालना होगा, क्योंकि हमसे टोटल अमाउंट पूछा है ब्याज सहित। इस तरीके से जो अमाउंट आएगा वो बी द्वारा बनी हुई राशि के आएगा, लेकिन बी की राशि नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक है, एक्स अमाउंट था बी का, और उस पे 5 वर्षों के लिए 8% के इंटरेस्ट है, इस तरीके से लगाया। देखिए यहाँ से 4 दूनी 8, और ये 25 बार कटा, ये 5 5 25, तो इस तरीके से यहां से अगर मैं 2 जीरो से 2 जीरो काट दूं, और ये 9100 और गुणा 130 बराबर ये x है, ये 2/5x, तो 5 इधर जाएगा 5x, और 2x कितना 7x, और बटे 5 आ जाएगा। 7 से अगर मैं इसको काटूं तो ये 100 सॉरी ये 2 जीरो तो आपकी कट गई थी, तो 91 को काटूंगा 7 से तो 13 बार कटेगा। तो यहां से अगर x की वैल्यू उनमें निकालूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई 5 की होगी, 13 की 13 में गुणा होगी तो 169, और 0 है और गुणा 5, तो x बराबर आ जाएगा 0 5 कम 45, और 16 पंजे 80, और ये यानी कि 8450 आ जाएगा। 8450 अमाउंट था जो बी द्वारा लगाई गई राशि थी, लेकिन बी द्वारा पूछिए, बी द्वारा जो लगाई गई राशि वो तो हमसे नहीं पूछी, लेकिन हमसे क्या पूछा है, बी द्वारा निवेश की गई राशि का 90%, यानी कि 8450 का 90% आपको निकालना है। तो 8450 का 90% अगर हम निकालेंगे तो इस तरीके से निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 9 पंजे 45, 9 चौक 36 और 4 40, और 9 के 72 4 76 हो जाएगा, यानी कि 7650 बी द्वारा इन्वेस्ट की गई राशि का 90% होगा 7605 रुपए। ठीक है, तो आंसर आ गया 7605 क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। आसान क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ परसेंटेज का खेल है, कोई भी डाटा इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, कोई वस्तु इतने रुपए में खरीद इतने में बेचेगी, सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज पूछी है। ठीक है, एक व्यक्ति एक वस्तु पर क्रय मूल्य से इतना अधिक अंकित करता है, यानी कि क्रय मूल्य आपका 100 है, बढ़ाकर कर देता है 136, यानी कि 36% बढ़ा देता है, उसे प्रॉफिट चाहिए होगा, लेकिन वो कह रहा है अधिक अंकित करता है, अधिक अंकित करता है, इसमें छूट दी होगी, 30% की छूट भी प्रदान करता है। हाँ, तो यहां पर लिखेंगे अंकित मूल्य अधिक करता है, 30% की छूट भी प्रदान करता है। ठीक है, लेकिन वो इस तरीके से दिखावा करता है, वो 30% की छूट दे रहा है, लेकिन उसने पहले 36% उसको बढ़ा दिया, तो 136 हो गया, तो छूट अब वो 136 पे देगा, जिसको ऑलरेडी पहले से उसे 36% प्रॉफिट होगा अगर उसने बढ़ा के जो बेचेगा, लेकिन वो 30% की छूट देता है, तो कितना 70% पे बेच रहा होगा। इस तरीके से 0 से 0 कट गया, 7 42 आ गया, और 13 सत्ते 91, और 4 कितना हो जाएगा, यानी कि 95 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 95, और 10 से डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से। तो ये देखिए 100 में खरीदी थी, बेच कितने में रहा 95.2 में, लेकिन उसको हानि होगी ना, करा तो उसने लाभ की पर्पस से था, क्योंकि मूल्य को कितना बढ़ाया 36% बढ़ा दिया, लेकिन छूट दी, क्वेश्चन में मिस्टेक हुई थी, यहाँ पे 30% ऐड कर लीजिएगा, 30% छूट भी प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4.8% की उसको क्या हो जाती है, हानि आ जाती है। ठीक है, क्या आ जाती है, हानि 4.8% की। ठीक
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा 4.8%। 11 की तरफ चलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का है। ट्रायंगल एबीसी में जो बी है और ए है, इसका समद्विभाजक का प्रतिच्छेदन O पर मिलता है इस तरीके से। ये आपका बी मान लेते हैं, ये ए मान लेते हैं, और ये आपका क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। बी और ए के जो एंगल बाइसेक्टर यानी कि समद्विभाजक कोण है वो O पर मिलते हैं इस तरीके से। लेकिन क्वेश्चन में BOC ये वाला एंगल दिया हुआ, तो जो एंगल BOC होगा वो बराबर होगा किसके, 90 प्लस एंगल A का हाफ, इस तरीके से। ये वाला जो एंगल होगा वो इसके जो अपोजिट इस तरीके से ऊपर सिरे पे ये एंगल होगा, इसका हाफ और प्लस 90 होता है। तो BOC 108 दिया हुआ, ठीक है, और ये 90 और प्लस एंगल A का हाफ। अगर 90 में से 108 में से मैं घटा देता हूं तो क्या आएगा आपका, 18 आएगा, और 18 बराबर एंगल A अपॉन 2, तो एंगल A की वैल्यू आ गई 18 दूनी 36 यानी कि 36 डिग्री। लेकिन आपसे पूछा BAO यानी कि एंगल A का बाइसेक्टर करने पर अगर कोई भी एंगल है तो हाफ करने पे ये कितना आएगा, 36 डिग्री है, तो 36 डिग्री का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 18 डिग्री। यानी कि BAO जो एंगल बाइसेक्टर है, समद्विभाजित कोण पूछा है, इससे A का कितना होगा, तो 36 डिग्री कंप्लीट A एंगल है तो उसका समद्विभाजित कोण जो होगा वो 18 डिग्री होगा, ठीक है। तो 11 का आंसर आ जाएगा 18 डिग्री, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, और ये भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा लैंग्वेज का है लेकिन आसान क्वेश्चन है, करने की कोशिश करेंगे। एक बेलनाकार टंकी के आधार की त्रिज्या, बेलनाकार जो टंकी होती है वो किस तरीके से हम टंकी बना लेते हैं, इस तरीके से होगी कुछ, ठीक है, इस तरीके से। ये आपकी बेलनाकार टंकी है, और बेलन की एक खास बात होती है कि बेलन के जो ऊपर और नीचे के सिरे होते हैं वो सर्कल टाइप होते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है यदि इसके दो वृत्ताकार पृष्ठों के क्षेत्रफल का योग, देखिए एक इसका वृत्ताकार क्षेत्रफल ये हो गया, अभी मैं बात कर रहा था ऊपर नीचे सर्कल होता, एक ये हो गया, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसका भी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यदि इसके दो वृत्ताकार पृष्ठों के क्षेत्रफल के योग का 3 गुना, इसका 3 गुना यानी कि इसमें 3 की गुणा कर देते हैं, बराबर है इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का 2 गुने की। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर h और गुना 2 होता है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन आधार की त्रिज्या कितनी है आपकी, देखिए तो ये एक तरीके से फॉर्मेशन बन गया जो हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें क्या कट रहा है, हम काट लेते हैं, पाई से इसका पाई कट रहा है, ठीक है, और यहाँ पर 2 से ये 2 कट रहा है, और 1 r से 1 r कट रहा है, तो यहाँ पर 3r बचेगा और यहाँ पर h गुना 2 बचेगा। अगर मैं यहाँ पर h की वैल्यू निकालूं तो 3/2 और r की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 4 है, तो रख देंगे 2 दूनी 4, यानी कि h की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी वो 6 आ जाएगी। अब आपसे पूछा टंकी की क्षमता, तो क्षमता दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो आयतन ही होता है, यानी कि उस टंकी में पानी कितना आएगा, वॉल्यूम कितना आएगा, तो वॉल्यूम जो कैपेसिटी होगी वही होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे पाई आर स्क्वायर h, तो पाई आर स्क्वायर h। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो आपको पाई में दिया हुआ, लेकिन पाई की आपको वैल्यू नहीं रखनी है, तो पाई पाई रहेगा, ठीक है। पाई 4 गुना 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर त्रिज्या कितनी है 4, तो 4 और हाइट कितनी है 6, तो 4 4 16 16 का 96 यानी कि 16 6 96, तो 96 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक आपका आंसर होगा, तो 96 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपको मिल चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो सेशन के साथ।